आज के इस क्लास में हम राजनीतिक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। राजनीतिक संगठन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। यदि आप उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को सही तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की बात करें तो हम पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कबीले का जो प्रमुख होता था, कबीले का जो मुखिया होता था, राजन वो असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करता था। ऋग्वैदिक काल में कबीले का मुखिया राजन असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि सभा, समिति, विदाथा, गण जो जनसमूह था, क्योंकि सभा, समिति, विदाथा, गण नामक जो जनसमूह था जिसको हम कबीलाई या नातेदारी आधारित जनसमूह के नाम से जानते हैं, ये राजन को नियंत्रित करता था। यानी राजन किसके द्वारा नियंत्रित होता था? यानी ऋग्वैदिक काल में राजन किसके द्वारा नियंत्रित होता था? सभा, समिति, विदाथा और गण के द्वारा राजन नियंत्रित होता था। इस कारण राजन असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता था। लेकिन यदि हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो जो सभा है, जो समिति है, जो विदाथा है, जो गण है, इसका नियंत्रण राजन के ऊपर से कम होने लगता है। यदि हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि ये जो सभा, समिति, विदाथा और गण है, इसका नियंत्रण राजन के ऊपर से यानी राजा के ऊपर से कम होने लगता है। राजा के ऊपर से कम होने लगता है। इससे पता चलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो राजन है, इसकी शक्ति बढ़ने लगती है। किसकी तुलना में? ऋग्वैदिक काल की तुलना में। क्यों? क्योंकि हम उत्तर वैदिक काल में देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो राजन है, इसके ऊपर जो सभा, समिति, विदाथा और गण का जो नियंत्रण होता था वो कम होने लगता है। उत्तर वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सभा, समिति, विदाथा और गण का जो नियंत्रण राजन के ऊपर होता था, राजन के ऊपर जो नियंत्रण होता था वो अब कम होने लगता है। यानी राजन की शक्ति अब उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लगती है। उत्तर वैदिक काल में हम देखें तो ये जो विधाता है, विधाता ये पूरी तरह से गायब हो जाता था, पूरी तरह से गायब हो गया। यदि हम उत्तर वैदिक काल में देखें, ये जो जनसमूह विधाता था, जो राजन को नियंत्रित करता था, ये पूरी तरीके से गायब हो जाता है। कब? उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से गायब हो गया। और यदि हम सभा की बात करें, यदि हम उत्तर वैदिक काल में सभा की बात करें, समिति की बात करें, यदि हम उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की बात करें तो इसका जो कार्यकलाप का जो ढांचा है वो बदल जाता है। उत्तर वैदिक काल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? उत्तर वैदिक काल में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सभा है, ये जो समिति है, इसके जो कार्यकलाप का ढांचा है वो क्या है? बदल जा रहा है। कैसे बदल जा रहा है? किस प्रकार से बदल जा रहा है? क्यों बदल जा रहा है? कैसे बदल जा रहा है? कैसे पता चलता है कि बदल जा रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगता है। ये जो सभा है, ये जो समिति है, अब किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के कार्यकलाप का जो ढांचा है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सभा है और समिति है, ये किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगे। अब उत्तर वैदिक काल में ये जो सभा है, समिति है, किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगे। और दूसरा पॉइंट हमें क्या देखने को मिल रहा है
कि उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं हैं वो सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। उत्तर वैदिक काल में जो महिलाएं हैं वो सभा में भाग नहीं ले सकती। जबकि ऋग वैदिक काल में महिलाएं सभा, समिति, विदाथा और गण में पार्टिसिपेट भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएं अब सभा में पार्टिसिपेट यानी भाग नहीं ले सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के कार्यकलाप का जो ढांचा है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सभा और समिति है ये प्रमुखों और रईसों, प्रमुखों में कौन? राजन के द्वारा, प्रमुख मतलब राजन के द्वारा, प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होने लगी। यानी ये जो सभा और समिति है ये अब किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है? राजन के द्वारा, यानी राजा के द्वारा नियंत्रित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि जो सभा है, ये समिति है, अभी किसके द्वारा नियंत्रित होने लगी है? राजन के द्वारा नियंत्रित होने लगी है। और रईसों के द्वारा, जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो समृद्धशाली लोग हैं, उनके द्वारा अब क्या हो रही है? नियंत्रित हो रही है। अब आपको उत्तर वैदिक काल में उल्टा देखने को मिल रहा है। उत्तर वैदिक काल में आपको ऋग वैदिक काल की तुलना में उल्टा देखने को मिल रहा है। आप ऋग वैदिक काल में देख रहे हैं कि राजन को कौन नियंत्रित कर रहा है? सभा, समिति, विदाथा, गण नियंत्रित कर रहा है। लेकिन आप उत्तर वैदिक काल में देख रहे हो कि अभी सभा और समिति को कौन नियंत्रित करने लगा है? प्रमुखों द्वारा। अब ये सभा और समिति प्रमुखों द्वारा नियंत्रित होने लगी है। प्रमुखों का मतलब कौन है? जो राजन है या राजा के द्वारा क्या है? नियंत्रित होने लगी है। उत्तर वैदिक काल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सभा है, समिति है, ये प्रमुखों द्वारा नियंत्रित होने लगी है। प्रमुखों मतलब राजन के द्वारा, यानी राजा के द्वारा अब ये नियंत्रित होने लगी है। जबकि ऋग वैदिक काल में सभा और समिति राजन यानी राजा को नियंत्रित करते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में ठीक उसका अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे क्वेश्चंस के यूपीएससी एग्जाम में अगर हम क्वेश्चंस के एंगल से बात करें तो यदि हम कहें आपके सम्मुख एक इस कॉन्सेप्ट ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को की तुलना करके अगर एक स्टेटमेंट में आपके सम्मुख रखूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक आपके सम्मुख स्टेटमेंट रखूं कि उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति के कार्यकलाप के ढांचे में बदलाव देखने को मिलता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। और यदि मैं आपके सम्मुख ये स्टेटमेंट रखूं कि उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति के कार्यकलाप और उसके ढांचे में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं? हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें ये सीखने को मिल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति के जो कार्यकलाप का ढांचा था वो बदल गया। क्योंकि अब जो सभा और समिति है प्रमुखों यानी राजन के द्वारा नियंत्रित होने लगी। तो ये एंगल एक क्वेश्चन बनने का हो सकता है। ये पॉइंट हो गया। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल यहाँ पे आप ये सीख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाएं सभा में भाग नहीं ले सकती हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं सभा में भाग नहीं ले सकती हैं। जबकि ऋग वैदिक काल में महिलाएं सभा में समिति में पार्टिसिपेट भाग ले सकती थी। तो एक एंगल यहाँ पे हो गया यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल। यदि हम कर की बात करें, एक पॉइंट यहाँ पे चुनाव। उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के चुनाव के संकेत प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के चुनाव के संकेत प्राप्त होते हैं। राजा किसको चुना जाता था? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुना जाता था। राजा उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के चुनाव के संकेत प्राप्त होते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था। इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में कौन आता है? जो खेती में कौशल था, जो बहादुरी से लड़ता था और जो बस्तियां बसाता था। इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में कौन आता है? जो खेती में कौशल दिखाता है, जो बहादुरी से लड़ता था, जो बस्तियां बसाता था। यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं, खेती में जो कौशल दिखाता था। महाभारत में आप देख सकते हैं, महाभारत में आप बलराम को देख सकते हैं, जिनको हम हल धारक के रूप में महाभारत के अंदर हम बलराम को देख सकते हैं, जिनको हल धारक के रूप में देखा जा सकता है। यानी महाभारत में बलराम को खेती में कौशल के रूप में दिखाया गया है।
जो खेती में कौशल दिखाता हो। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में कौन आता है? जो खेती में क्या है, कौशल दिखाता हो। तो एक एग्जाम्पल आप महाभारत में देख सकते हैं बलराम को, जो कंधे पे हल रखे हुए चलते हैं, जिनको हम बलराम को महाभारत में हम हल धारक के रूप में जानते हैं, यानी जो खेती में क्या दिखाते हैं, कौशल दिखाते हैं। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में एक कौन आ रहा है? जो खेती में कौशल दिखा रहा है, वो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में आ रहा है। और जो बहादुरी से लड़ता था और जो बस्तियां बसाता था, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, और उसी का चुनाव राजा के रूप में होता था। यदि हम कर की बात करें तो कर के रूप में बलि राजा को प्राप्त होती थी। कर के रूप में राजा को बलि प्राप्त होती थी। बलि क्या होता है? स्वैच्छिक उपहार होता था। राजा को कर के रूप में क्या प्राप्त होता था? बलि। बलि क्या होता है? ये स्वैच्छिक उपहार होता था। लेकिन धीरे धीरे ये स्वैच्छिक उपहार क्या हो गया? आवश्यक हो गया, और ये बल पूर्वक वसूला जाने लगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का यूपीएससी एग्जाम में। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। हमने आपको ऋग वैदिक काल में बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो राजा को कर मिलता था वो स्वैच्छिक कर, वो क्या होता था? स्वैच्छिक उपहार होता था। हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो राजा को कर मिलता था वो क्या होता था? स्वैच्छिक उपहार होता था, यानी राजा को वो स्वेच्छा से प्राप्त होता था। कबीले के लोगों के द्वारा राजा को स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसको हम बल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो स्वैच्छिक उपहार था धीरे धीरे ये आवश्यक हो गया, यानी इससे बल पूर्वक वसूला जाने लगा। यानी उत्तर वैदिक काल में तो हमें देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो बल है ये पहले क्या था? स्वैच्छिक उपहार था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? आवश्यक हो गया, और राजा के द्वारा इसे बलपूर्वक वसूला जाने लगा, और ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। ये क्या हो गया? वंशानुगत का मतलब क्या हुआ? जैसे राजा को कर लेने का अधिकार है, जब राजा नहीं रहेगा तो उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, और जब उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा तो वही अधिकार उस बड़े पुत्र को मिल जाएगा, यानी वो भी उसके पास उस कर को वसूल करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर हम इस हस्तांतरण को देखें, जिसमें हस्तांतरण जैसे वंशना, हमने कहा कि ये जो बलपूर्वक कर वसूला जाने लगा था ये क्या हो गया? वंशानुगत का मतलब क्या हुआ? कि जैसे राजा को कर लेने का अधिकार है, अब यदि राजा की मृत्यु हो गई तो उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो उसके बड़े बेटे को भी, उसका बड़ा बेटा जब राजा बनेगा तो उससे भी कर लेने का अधिकार होगा। लेकिन यदि महाभारत में देखें तो जो दुर्योधन जो युधिष्ठिर का चचेरा भाई दुर्योधन वो राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है। युधिष्ठिर का चचेरा भाई दुर्योधन राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है, और पांडवों और उस राजगद्दी के अधिकार के लिए पांडवों और कौरवों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, और पूरा जो ये पांडव और कौरव जो परिवार है पूरी तरीके से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यानी ये जो हस्तांतरण मतलब जो राजा की मृत्यु के बाद जो बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये जो हस्तांतरण है ये इतना आसान नहीं होता था। आपने यहाँ पे कहा वंशानुगत का मतलब क्या हुआ? यानी राजा के मृत्यु के बाद बड़ा बेटा राजा बनेगा, यानी जो ये हस्तांतरण होता है पिता के मृत्यु के बाद जो अधिकार बड़े बेटे को जाता है, यानी जो ये हस्तांतरण हो रहा है पिता से पुत्र के पास, ये इतना आसान नहीं होता था। कैसे पता चलता आसान नहीं होता था? महाभारत में हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर का चचेरा भाई दुर्योधन राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है, और उस राजगद्दी पर अधिकार के लिए पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध में पांडवों और कौरवों के पूरा परिवार है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। एक पॉइंट और जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर को लेकर के, हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में हमें कर से संबंधित किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में हमें कर से संबंधित किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में हमें
कर से संबंधित किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो हमें कर से संबंधित अधिकारी प्राप्त होता है। उस अधिकारी को हम संग्रहित्री के नाम से जानते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में हमें कर संबंधी अधिकारी देखने को मिलता है। यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऋग वैदिक काल में, आप पा रहे हैं कि ऋग वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में कर से संबंधित किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल में हमें कर से संबंधित कोई अधिकारी देखने को नहीं मिलता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें कर से संबंधित अधिकारी देखने को मिलता है, जिसको हम संग्रहित्री के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें कर से संबंधित अधिकारी देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमें कर से संबंधित अधिकारी देखने को मिलता है, जिसको हम संग्रहित्री के नाम से जानते हैं, जहां पे कर क्या किया जाता था, जमा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो कर है वो किसके पास जमा होता था? संग्रहित्री के पास जमा होता था। उत्तर वैदिक काल में जो कर है वो किसके पास जमा होता था? संग्रहित्री के पास जमा होता था, जो उत्तर वैदिक काल में कर से संबंधित एक अधिकारी होता था। एक पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि हम यहाँ पे देखें राज्य शब्द, उत्तर वैदिक काल में हमें राज्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। और इससे क्या संकेत मिलता है? इस राज्य शब्द से क्या संकेत मिलता है? इसे संकेत मिलता है कि फर्स्ट टाइम हमें राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, और लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा सामने आती है, देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमें राज्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। और इससे हमें क्या संकेत मिलता है? इससे हमें राष्ट्र शब्द फर्स्ट टाइम हमें उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है? क्षेत्र। और लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा सामने आती है। लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा देखने को मिलती है, यानी राजा के द्वारा लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा देखने को मिलता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति किसके द्वारा नियंत्रित होने लगी थी? राजन के द्वारा, यानी राजा के द्वारा नियंत्रित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में ये जो सभा है, ये समिति है, किसके द्वारा नियंत्रित होने लगी थी? राजन के द्वारा नियंत्रित होने लगी थी। तो उत्तर वैदिक काल में हमें राज शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इस राज शब्द से क्या संकेत मिलता है? प्रथम बार हमें राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्षेत्र होता है, और लोगों को और राजा के द्वारा लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा भी सामने आती है। राजा के द्वारा लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा भी सामने आती है। राजा के प्रभाव को राजा की शक्ति को, राजा के प्रभाव को किसके माध्यम से बढ़ाया जाता था? राजा की शक्ति को किसके माध्यम से बढ़ाया जाता था? अनुष्ठानों के माध्यम से। राजा की शक्ति को उत्तर वैदिक काल में राजा के प्रभाव को किसके माध्यम से दर्शाया जाता था? किसके माध्यम से बढ़ाया जाता था? उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति को किसके माध्यम से बढ़ाया जाता था? अनुष्ठानों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अनुष्ठानों के माध्यम से। इन अनुष्ठानों में एक आता है अश्वमेध यज्ञ आता है। इन अनुष्ठानों में क्या आता है? अश्वमेध यज्ञ आता है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? इसमें राजा का घोड़ा जितनी क्षेत्र तक जाता था, अश्वमेध यज्ञ में राजा का घोड़ा जितनी क्षेत्र तक जाता था, वो सभी क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में हो जाता था? उस राजा के अधिकार क्षेत्र में हो जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या देखने को मिलता है कि राजा का घोड़ा जितनी क्षेत्रों तक जाता था, जितनी दूरी तक जाता था, वो क्षेत्र पूरा किसके अधिकार में हो जाता था? राजा के। वाजपेय या रथ दौड़ क्या होता था? इस अनुष्ठानों में क्या आता है? वाजपेय या रथ दौड़, ये क्या होता है? रिश्तेदारों पर विजय प्राप्त करना। इस अनुष्ठानों में हमें क्या देखने को मिलता है? वाजपेय या रथ दौड़। इसके माध्यम से, इस वाजपेय या रथ दौड़ के माध्यम से रिश्तेदारों पर क्या किया जाता है? विजय प्राप्त की जाती थी।
और ये क्या होता है, राजसूय यज्ञ होता था। एक अनुष्ठान में क्या आता है, राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ के माध्यम से जो राजा की सर्वोच्च शक्ति को जो राजा की सर्वोच्च शक्ति को में वृद्धि को दर्शाता है। जो अनुष्ठान में क्या आता है, राजसूय यज्ञ आता है जो राजा की सर्वोच्च शक्ति में जो राजा की शक्ति में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये अनुष्ठानों में क्या आता है, अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की शक्ति को बढ़ाया जाता था, राजा के प्रभाव को बढ़ाया जाता था। अनुष्ठानों के माध्यम से राजा के प्रभाव को बढ़ाया जाता था। कैसे, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, राजसूय यज्ञ के द्वारा और वाजपेय या रथ दौड़ के माध्यम से। अब सभी पॉइंट्स जो राजनीतिक संगठन से थे वो क्लियर हो गए। कोई ऐसा पॉइंट है जो बच रहा है अभी? या सभी पॉइंट क्लियर हो गए? सभी पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।